Hello students, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am going to teach you the third part of lecturer LT examination series. So without wasting time, let's get started. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं LT और लेक्चरर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए पार्ट थर्ड. इसमें हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही बारे में जो हमारी सीरीज चल रही थी. पार्ट फोर्थ है. पार्ट फोर्थ में जो हम पढ़ेंगे वो है कैनाल किरणों की और प्रोटॉन की खोज और अल्फा किरणों और इसके अलावा मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी. देखिए इसमें क्या था, गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कैनाल किरणों की खोज की थी. एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन द्वारा किया गया है. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, वही उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था आपको. डिस्चार्ज ट्यूब लिया, थोड़ा सा डिफरेंस है. यहां पर जो इन्होंने कैथोड लगाया, कैथोड जो धातु का कैथोड लगाया, ये कैथोड क्या था, पोरस था, छिद्रित था, ताकि इसमें से किरणें बाहर निकल सके. पोरस था. यहां हमने एनोड ले लिया. एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है. दोनों के एंड को हमने किसी हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, मतलब यहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी. तो यहां से हाई वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज मिलेगी. तो उन्होंने क्या देखा कि अंदर कोई गैस भरी. अब होता क्या है, अब यहां पर मेन रोल गैस का है. जैसे यहां पर कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस है. ठीक है, अब जैसे ही विद्युत आपने इसके अंदर डाला, हाई वोल्टेज सोर्स से आपने इलेक्ट्रिसिटी अंदर डाली, तो वो जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा. ठीक है, H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा. तो देखिए अब होगा क्या, जो भी आयन बने होंगे, H पॉजिटिव आयन यहाँ इसके अंदर, वो पॉजिटिव आयन यहां से मूव करेंगे किसकी ओर को, ये जो कैथोड है, इस कैथोड की छिद्रित कैथोड है नेगेटिव, इसकी ओर को अट्रैक्ट होंगे और ये छिद्रित कैथोड जो है इसको पार करके यहां पर चमक उत्पन्न करेंगे. ठीक है, यहां पर चमक उत्पन्न होगी. इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, यहां पर जो भी आयन बने, ठीक है, जो भी H पॉजिटिव जो भी गैस भरी है उसके जो आयन बनेंगे, जैसे H पॉजिटिव बनेगा, N पॉजिटिव बनेगा. ठीक है, जो भी जैसे H पॉजिटिव बना, तो वो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इस निगेटिव कैथोड की ओर को अट्रैक्ट होगा और वो सभी H पॉजिटिव आयन यहां से मूव करेंगे, एक पुंज के रूप में, एक ग्रुप के रूप में यहां की ओर को मूव करेंगे, स्ट्रेट सीधे सीधे मूव करेंगे. और इन छिद्रों को पार करके, जहां पर इनको पोर मिल रहे हैं, इन पोर को पार करके यहां पर हमने क्या है, जिंक सल्फाइड की एक पर्दा लगाया है. तो जैसे ही वो यहां पर टकराएंगी, यहां पर चमक उत्पन्न हो गई. ठीक है, ग्रीन कलर की. तो ये एक्सपेरिमेंट उनका था. तो सिंपल है, तो आपको अनुभव हो गया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में मेन कारण क्या है, यहां पर जो गैस भरी है उसी गैस का धनात्मक आयन इस ऋण प्लेट कैथोड की ओर को मूव करेगा. तो जैसे आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन जो E/m का अनुपात है इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर कैथोड किरणों के लिए, जो पहले पढ़ा था, वो गैसों पर निर्भर नहीं करता, लेकिन यहां पर मेन रोल गैसों का है, क्योंकि गैसों के ही आयन, पॉजिटिव आयन जो बन रहे हैं वो अटैक कर रहे हैं, यहां पर वही जा रहे हैं कैथोड की ओर. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. तो ये जो किरणें निकली, जिन्हें हम बोल रहे हैं कैनाल किरणें भी कह रहे हैं. ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, इनको धन किरणें, पॉजिटिव रेज नाम G.G. टॉमसन ने दिया. तो देखिए प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो धन किरणें होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव रेज हैं, या फिर हम प्रोटॉन कह सकते हैं, पॉजिटिव उसी को बोलते हैं प्रोटॉन को. तो ये किरणें देखा गया सीधी रेखाओं में चलती हैं. ठीक है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉनों के लिए, वो भी स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती है. देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी सेम है. जो धन किरणें हैं, पॉजिटिव रेज हैं, चुंबकीय, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, क्योंकि ये किरणें किससे बनी है, पॉजिटिव आयन से बनी है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, धनावेशित है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में किस में मुड़ेंगे, कौन सी प्लेट की ओर को मुड़ेंगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की ओर को मुड़ेंगी. ठीक है, बाय मिस्टेक धन लिख दिया था, ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की ओर को अट्रैक्ट होता है. इसका एक्सपेरिमेंट का डायग्राम मैंने पहले वाली वीडियो में दिखाया था, आप उसमें देख सकते हैं. पॉइंट सिंपल है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं. आपको पता है कि ये जब इसमें से कैथोड रेज से जाती है यहां, तो यहां पर जो प्लेट हमने लगाई फोटोग्राफिक प्लेट, उसको इफेक्ट करेंगी, या फिर इसमें जिंक सल्फाइड लगाएंगे तो ये चमक उत्पन्न करेगी. नेक्स्ट पॉइंट है,
इनकी धातु की पत्ती को भेदने की क्षमता होती है। जैसे कि आपको पता है कि कैथोड किरणें भी, अगर उसके कैथोड किरणों के सामने हम किसी भी मेटल की फॉइल लगा देते हैं, मेटल फॉइल पतली सी, तो उसको पार करके आसानी से निकल जाता है। यहां भी इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, कैनाल रेज या प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो मेटल फॉइल है पतली सी उसको आराम से भेद लेती है। लेकिन कैथोड किरणें ज्यादा पावरफुल होती हैं, कैथोड किरणें तेजी से पार कर लेंगी, ठीक है, उसको पेनिट्रेट करेंगी। लेकिन इनका क्या होता है, कैनाल किरणों की पावर जो होती है वो कैथोड किरणों की तुलना में थोड़ा कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी वहां भी हमने मेंशन किया था, ये फॉस्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस दोनों घटनाएं शो करती है। फॉस्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस को मैं जो आगे जो भी वीडियोस हमारी आएंगी, ठीक है, उनमें मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी जो वेलोसिटी है, वो वेग है, वो कैथोड किरणों से कम होता है। मतलब कहीं ना कहीं कैनाल किरणें कैथोड किरणों की तुलना में थोड़ा कम इफेक्टिव होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि कम पावरफुल होती है। कैथोड रेज जो होती हैं इलेक्ट्रॉन वालों, वो ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो इनका वेग जो होगा, कैनाल किरणों का वेग कैथोडों की तुलना में थोड़ा कम होता है। अब इस बिहाफ पे अगर हम बात करें कि धन किरणों की क्या क्या प्रकृति होती है, तो पहला पॉइंट है धन किरणें। तो धन किरणों की प्रकृति अगर हम नेचर कहें और पॉजिटिव रेस का, तो पहला नाम से ही लग रहा है धन किरणें हैं, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी होंगी। ये भी कणों से बनी होती है, जैसे कैथोड रेस कणों से बनी थी, लेकिन कैथोड रेस नेगेटिव पार्टिकल से बनी थी। ये बनी रहती है कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, धनावेशित कणों से बनी रहती है। E/m का रेशियो, E फॉर चार्ज आवेश और m फॉर मास द्रव्यमान। अगर इसका हम रेशियो निकालें तो ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वहां क्या था, अंतर समझते जाइए, वहां था कैथोड किरणें या फिर जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, उनका E/m का अनुपात क्या होता था, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता था। वहां पर E/m का मान एक सार्वत्रिक नियतांक था, उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो कैथोड किरणें थी वो इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड थी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा इक्वल रहेगा। तो हमेशा कुछ भी आप कर लो, E/m का मान कैथोड के लिए बार बार या इलेक्ट्रॉन के कणों के लिए सेम आएगा। लेकिन यहां पर E/m का मान जो है वो गैस पर निर्भर करता था। अभी एक्सपेरिमेंट में बताया था ना कि गैस आयनित होंगी, आयनित होने के बाद जो धनायन बनाएगी, जैसे क्लोरीन अगर आयनित होता है तो Cl पॉजिटिव बनाएगा, हाइड्रोजन आयनित हो रहा है तो H पॉजिटिव बनाएगा, हीलियम आयनित हो रहा है तो H E पॉजिटिव बनाएगा। तो आपने देखा कि गैसें आयनित हो रही हैं, तो गैस आयनित हो रही है तो हाइड्रोजन का आवेश, बेरिलियम का आवेश सेम तो होगा नहीं, अलग अलग होगा। ऐसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखें, उसका कुछ और होगा। अगर मैं हीलियम का मास देखूं, द्रव्यमान देखूं, तो वो कुछ और होगा। तो इसलिए हर गैस के लिए E/m का मान भिन्न भिन्न होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर गैस की बात होती है, वहां पर गैस की बात नहीं होती, वहां पर इलेक्ट्रॉन की बात होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास हमेशा वहां कांस्टेंट ही रहेगा। तो E/m का मान अधिकतम, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, E/m का मान मैक्सिमम किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए। इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का मास सभी तत्वों में सबसे कम होगा। m की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा E/m का मान आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गैस आयनित हो गई, वही रीजन मैं बता रही हूँ। गैस आयनित होकर भिन्न भिन्न धनायन उत्पन्न करती है। यही तो बोला, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैसें होंगी, वो आयनित होंगी, आयनित होकर धनायन बनाएंगी, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएंगी। वही पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या कहलाती है, पॉजिटिव रेज। तो हर गैस के लिए पॉजिटिव आयन अलग अलग होगा, इसलिए E/m का मान अलग अलग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें कि मैं क्या कह रही हूं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन जो है उसको सिंबलाइज करते हैं 0n1 से। चार्जलेस होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये 0 जो लिखा है वो चार्ज है और 1 इसका मास है लगभग, ठीक है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। एक्सपेरिमेंट क्या था उसको सुनिएगा। क्या किया गया है, बेरिलियम या फिर बोरॉन, दोनों में से कोई भी, ठीक है। बेरिलियम लिया गया, उसमें 2He4, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, इनकी बमबारी की गई, ठीक है, इसकी बॉम्बार्डमेंट की गई, इससे टकराया गया इसको। तो देखा गया जब बेरिलियम या फिर बोरॉन पर हीलियम पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराई गई तो क्या हुआ, एक तो कार्बन का निर्माण हुआ, इसके अलावा न्यूट्रॉन का ओरिजिनेशन हुआ, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। तो न्यूट्रॉन किस प्रकार बना, आप ये एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं, इसको देख लीजिए,
ठीक है, बैलेंस आप कर लीजिएगा, ठीक ही है वो। नेक्स्ट है मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की मास क्या है, तो ऊपर क्या लिखा है 1, तो 1 के अप्रोक्स होता है। इसका मास है एटॉमिक मास यूनिट में 1.00899 एटॉमिक मास यूनिट, और केजी में कहें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल अमंग 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और मैंने बोला था स्टेबल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्टेबल पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों को भी अगर हम कंपेयर करें कि सबसे ज्यादा इन तीनों में कोई ना कोई तो अनस्टेबल होगा, तो कौन अनस्टेबल है, तो इन तीनों में जो न्यूट्रॉन है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। तो होता कि अनस्टेबल होगा तो वो ब्रेक होगा, अनस्टेबल अस्थाई है तो टूटेगा, टूटने के बाद किसी न किसी चीज में टूटेगा, तो हमें पता होना चाहिए वो किस किस में ब्रेक होता है। तो न्यूट्रॉन 0 and 1 से सिंबलाइज करते हैं, और जब ये अनस्टेबल है तो ये खुद से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये प्रोटॉन 1h1 प्रोटियम भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन -1 E0 सिंबलाइज करने का तरीका होता है, मैंने पहले भी बताया, और एंटी न्यूट्रिनो 0 न्यू 0 एंटी न्यूट्रिनो, ये 3 चीजों में टूटता है। तो न्यूट्रॉन ब्रेक होने के बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आप लोग छोड़ देते हैं, आप इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की अगर बात करें तो अल्फा पार्टिकल आपने सुना होगा, जब भी आपसे बोला जाता है अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो आप सीधे सीधे समझ लेते हैं वो क्या है, हीलियम परमाणु, बट नॉट एग्जैक्टली, ये वो नहीं होता। अल्फा पार्टिकल आप क्या कहते हैं, हीलियम परमाणु को अल्फा पार्टिकल नहीं कहते हैं। अगर आपसे बहुत डीपली पूछा जाए तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हीलियम पार्टिकल जो होता है, ठीक है, हीलियम पार्टिकल में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो बन जाता है He2 पॉजिटिव चार्ज, तब जाके वो अल्फा कण कहलाता है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। 2He4 जो होता है उसको अल्फा कण नहीं कहा जा सकता है, सिंबलाइज हम लोग जरूर कर देते हैं बट वो नहीं है एग्जैक्टली। जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो बन जाएगा He2 पॉजिटिव, तब वो कहलाएगा अल्फा पार्टिकल। इसीलिए तो कहते हैं ना, अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वो 2 पॉजिटिव के रूप में। ये पॉइंट जरूर समझ लीजिएगा। आई होप आपको इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब ना लास्ट हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूक्लियस के लिए डिस्कवरी की गई थी उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, तो हम कह सकते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग था वो, या स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल उसे कहते हैं। तो ऐसे हुआ था न्यूक्लियस की डिस्कवरी। इसके लिए उन्होंने क्या लिया था, एक रेडियम ब्लॉक, एक लेड का ब्लॉक लिया है, लेड पीबी, ठीक है, पीबी का एक ब्लॉक लिया, एक टुकड़ा लिया, ठीक है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके अंदर उन्होंने फिट कर दिया रेडियम को, और छोटा सा पोर यहां से बनाया। सामने उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी है, रेड कलर की दिख रही, और उन्होंने क्या किया है, इस रेडियम से जो अल्फा किरणें निकलनी थी उसको स्मॉल पोर से एक बीम के रूप में वो निकली, तो सीधे निकल गई, स्ट्रेट लाइन में चली। तो अल्फा किरणें जो होते हैं वो पार्टिकल हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, यहां पर उन्होंने रख दिया एक गोल्ड फॉइल, सोने की पत्ती, स्वर्ण पत्ती से कहते हैं, गोल्ड फॉइल रख दिया। तो शुरू की बात कह रहे हैं, जब यहां पर गोल्ड फॉइल नहीं रखा था तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चले थे, और यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट में चमक उत्पन्न की थी, एक ही जगह पर बहुत सी चमक उत्पन्न हुई थी। लेकिन जैसे उन्होंने यहां पर बीचों बीच में एक धातु की पत्ती रख दी, कौन सा धातु, गोल्ड फॉइल रख दी, स्वर्ण पत्ती रख दी, सोने की पत्ती रख दी, तो हुआ क्या, जैसे रेडियम से अल्फा किरणें निकले तो उन्होंने देखा कि अलग अलग जगहों पर चमक उत्पन्न हुई। जैसे यहां पर चमक उत्पन्न हुई, यहां पर हुई, यहां पर हुई, यहां पर हुई, तो उन्होंने देखा कि गोल्ड फॉइल रखते ही जो यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो अलग अलग जगह पर चमक उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि शायद वो अलग अलग कोणों में मुड़ गए होंगे, कुछ स्ट्रेट निकल गए, कुछ तिरछे हो गए, कुछ ऐसे बैक चले गए वापस, इसलिए वो फोटोग्राफिक प्लेट में अलग अलग जगह पर चमक उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस बिहाफ पर उन्होंने कुछ प्रूव किया, ठीक है, कुछ अनुमान निकाले, एजम्पशन किए, उसी एजम्पशन से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड में। ये ध्यान रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज डन बाय
अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या अनुमान निकाला, ये जो एक्सपेरिमेंट किए उसके आधार पर उन्होंने कुछ अनुमान निकाले, तो मैं 3 वो आपको बता रही हूँ जो इंपोर्टेंट है। तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, उन्होंने देखा कि जो ये गोल्ड फॉइल है उसको पार करके सीधे निकल गए हैं और सीधे स्ट्रेट लाइन में वहां पर चमक उत्पन्न करी। तो उन्होंने क्या अनुमान निकाला इस आधार पर, तो अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पत्ती को पार करके सीधी रेखा में निकल जाते हैं। इससे क्या प्रदर्शित हुआ, इससे प्रदर्शित होता है कि शायद पूरी स्वर्ण पत्ती में अंदर पूरी जगह, स्वर्ण पत्ती जिन परमाणुओं से बनी है, परमाणु की अधिकांश जगह खोखली है, तभी तो अगर खोखला होगा तभी तो उसमें से स्ट्रेट निकल जाएगा कोई भी चीज, है ना। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होगा, खाली होगा, खोखला होगा, इसीलिए उसमें से किरणें सीधे सीधे पार करके निकल गई और उसके ठीक सामने उसने चमक उत्पन्न की ढेर सारी। नेक्स्ट पॉइंट था, कुछ अल्फा कण उन्होंने देखा अपने मूल पथ से विक्षेपित हो गए। ये देखिए, कुछ अल्फा रेज अपने स्ट्रेट जाने की बजाय देखिए एंगल में मुड़ गए, इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, है ना। तो क्या देखा, कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से विक्षेपित हो जाते हैं और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि परमाणु का जो केंद्र है, ठीक है, परमाणु के किसी भी परमाणु के अगर केंद्र की बात की जाए तो उस केंद्र में एक बहुत ही छोटा और धन चार्ज वाला पॉजिटिवली चार्ज एक भाग है, जिसमें अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण भी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और वो जो जिससे वो टकरा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी परमाणु एटम के अंदर जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और जिसको हम टकरा रहे हैं अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं बाहर से, वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होने से वो सीधे निकलने के बजाय किसी एंगल में मुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिकर्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना इस पॉइंट को। देखिए, अगर आकर्षण होता तो सीधे निकल जाता, लेकिन ये यहां पर कोई ऐसी चीज है जो इसके सेम चार्ज की, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अंदर क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भाग है, जिससे टकरा के ये क्या हो जाए, प्रतिकर्षित हो गया और अलग अलग एंगल पर मुड़ गया। अब लास्ट पॉइंट है, बहुत कम अल्फा कण जो होते हैं वो 90 डिग्री एंगल में या इससे ज्यादा, 90 से ज्यादा हो सकता है, 110 कितना ही भी, ठीक है, और या फिर पूरे के पूरे क्या होता है, जब हम स्वर्ण पत्ती से टकराते हैं तो कुछ किरणें जो होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, अल्फा रेज जो है, वो वापस आ जाती है टकराने के बाद, फिर से ऐसे गई और जाने के बाद वापस आ गई। तो इससे क्या अनुमान निकलता है, इसका मैं एक आसान सा एग्जांपल दे रही हूँ। जब आप दीवार में एक बॉल मारते हैं तो बॉल आप ही की ओर को वापस आती है, लाइक रबर बॉल आप ले लेते हैं तो उसको टकराने के बाद वो बॉल आप ही की ओर को आएगी। क्यों, क्योंकि जहां पर वो टकराया वो पार्ट कैसा था, हार्ड था। तो इसी आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ किरणें जो है जो वापस आ रही हैं टकराने के बाद, वो इसलिए वापस आ रही हैं क्योंकि इससे प्रदर्शित हमें ये हो रहा है कि परमाणु का जो केंद्र का भाग है, सेंटर का भाग है, वो क्या है, बहुत छोटा है और किससे धनावेशित बना है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, धनावेशित है इसलिए भी प्रतिकर्षित हो रही है किरणें। इसके अलावा वो भारी और कैसा है, रिजिड है, हैवी और रिजिड है, तो ठोस होने की वजह से उससे जो भी चीजें टकरा रही है वो वापस आ रही है। तो ये 3 अनुमान निकाले और इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि न्यूक्लियस का पार्ट, जो अब ओवरऑल बता रही हूँ, न्यूक्लियस के क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जो मिड पार्ट होता है वो मिड पार्ट होता है धनावेशित, और वो बहुत छोटा भाग है, सूक्ष्म जगह घेरे हुए है, ठीक है, और सूक्ष्म जगह घेरे हुए है, और वो बहुत ज्यादा हैवी होता है क्योंकि पूरा का पूरा द्रव्यमान, किसी परमाणु का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। वहां पर क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सेंट्रल पार्ट जो है वो तो ऑक्यूपाई किया है न्यूक्लियस ने, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और किसी भी परमाणु का जो मास होता है, टोटल मास, वो ये कहां पर सेंटर होता है, न्यूक्लियस में। क्यों, क्योंकि किसी एटम को बनाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कण तो है सेंटर में, तो और इलेक्ट्रॉन चारों ओर से घूम रहे हैं, तो भारी पार्ट कहाँ होगा, सेंटर में ही तो होगा ना, 2 कण पाए जाते हैं। तो किसी भी एटम का जो कंप्लीट मास है वो कहाँ, सेंटर में पाया जाता है, न्यूक्लियस पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर से घूमते हैं। तो बाकी जगह जो है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करते रहते, घूमते हैं, तो वो भाग खाली होता है।
तो आज हमने ये पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। मॉक टेस्ट जो कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ, अब कंटिन्यू जो आएगा वो लेक्चर आपका मॉक टेस्ट होगा पहला इस संडे को। तो तब तक हमारे काफी लेक्चर भी हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।